नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग। अपने पढ़ रहे थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी, संसाधन और विकास। देखिए, संसाधन और विकास में अपने जो पहुंच चुके हैं वो हमारा पॉइंट है भारत में संसाधन नियोजन। अपने संसाधन नियोजन की जो बात कर रहे थे कि संसाधनों का नियोजन आवश्यक है उनके उपयोग से पहले। जो उनका उपयोग होता है उनसे पहले उनका नियोजित कर लेना, उनको कि कितने हद तक, कितनी मात्रा में, कितनी गुणवत्ता के अनुसार उनका उपभोग होना है, वह करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है कि भारत में संसाधन नियोजन। पहले बात कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों भारत में संसाधनों का नियोजन करने की आवश्यकता है। तो इसके पीछे कारण है कि भारत में हर एक स्थान पर जो संसाधन विद्यमान हैं उनमें डाइवर्सिटी बहुत है, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के संसाधन वहाँ पर स्थापित हैं। कहीं पर भी हर एक प्रकार का संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं है, कहीं कुछ संसाधन बहुत अधिक मात्रा में हैं, तो कहीं दूसरी जगह वही संसाधन ज़रूरत के अनुसार भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यह चीज़ पिछली वीडियो में भी बताई जा चुकी है। अब बात करते हैं अपने भारत में संसाधन नियोजन के लिए हमें करना क्या चाहिए। ये तो थी कि रीज़न क्या है, आवश्यकता क्या है भारत में संसाधन नियोजन की। अब अपने प्रक्रिया रहेगी क्या कि अगर हमें भारत में संसाधनों का नियोजन करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, या हम किस प्रकार से भारत में संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे 3 पॉइंट्स रहेंगे। सबसे पहले है पॉइंट नंबर ए, जिसके अनुसार सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए। कोई भी संसाधन है उसके बारे में पहले पुष्टि करनी चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए उसका, ठीक है। उसको जो उसकी दिशा है, उसकी नक्शा है, उसका मानचित्र है, उस आधार पर, यानी पहले सर्वेक्षण फिर मानचित्र बनाना, फिर जो तीसरे नंबर पर हमारा कार्य रहता है वह रहता है कि संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना। इसके पीछे कारण क्या है, पहले संसाधन वहाँ पर विद्यमान है इसका पता लगाया हमने, मानचित्र बनाया कि कौन से स्थान पर है, वहाँ से यातायात के साधन क्या रहते हैं, वहाँ से बाकी जो सुविधाएं हैं किसी भी इंडस्ट्रियल चीज़ के लिए या वहाँ से निकाल कर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है या नहीं। फिर सबसे जो हमने सर्वेक्षण किया था उस सर्वेक्षण में हमें यह भी पता लगाना है कि वह जो संसाधन वहाँ पर हमें मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है, यानी कितनी क्वांटिटी है उसकी। ऐसे तो है नहीं कि कहीं पर मान लीजिए सिर्फ 100 किलो कोयला निकल रहा है तो अपने उस सिर्फ 100 किलो कोयले के लिए उस जगह को खोद कर छोड़ दें या वहाँ पर माइंस लगा दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि माइंस लगाने में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, वहाँ पर लोगों को स्थापित करने में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, इस कोयले के प्रॉफिट से अधिक खर्चा हो जाएगा। जिसके कारण हम इस प्रकार से, यानी कम मात्रा वाले क्षेत्रों, संसाधनों के कम मात्रा वाले क्षेत्रों को नहीं चुन सकते हैं उपभोग हेतु। जबकि दूसरी बात क्या रहेगी कि उसकी गुणवत्ता क्या है। अगर संसाधन मिल रहा है और उसकी गुणवत्ता उच्च प्रकार की नहीं है, बहुत ही निम्न प्रकार की है, तब भी हमें वहाँ वेस्टेज नहीं करनी चाहिए या भू संसाधन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए। तो प्रक्रिया क्या रहेगी भारत में संसाधन नियोजन की, कारण मैंने बता ही दिया। प्रक्रिया रहेगी सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वेक्षण के दौरान मानचित्र बनाया जाएगा उस स्थान का, गुणात्मक और मात्रात्मक जो अनुमान है उसका वो कितना रहना चाहिए, मात्रा कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, यह सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप सेकंड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अनुमान लगाने के बाद दूसरा जो हमारा स्टेप रहेगा, कार्य रहेगा, वो रहेगा कि योजनाएं लागू करने के लिए, यानी ये जो संसाधन हैं उनके विकास के लिए जो योजनाएं लागू कर रहे हैं उसके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। उपयुक्त प्रौद्योगिकी
उपयुक्त प्रौद्योगिकी का मतलब, उपयुक्त का मतलब होता है बहुत ही, जितनी आवश्यक है उतनी प्रौद्योगिकी या जितनी हमें डेवलपमेंट चाहिए उस क्षेत्र के लिए, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें चाहिए, वह चीज़ें वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा कौशल और संस्थागत नियोजन, कौशल तथा संस्थागत नियोजन का ढांचा, नियोजन का ढांचा, यह चीज़ भी हमारे लिए क्या रहती है, महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, यह संस्थागत जो ढांचे हैं यह बनाने बहुत आवश्यक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने, बिल्डअप करने बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तभी हम क्या है उन संसाधनों का उपभोग कर पाएंगे। ठीक है, बिना, जैसे हमें जल संसाधन को का सही उपभोग करना है, वह वेस्टेज में न जाए, इसके लिए अपने क्या बनाते हैं, डैम्स बना लेते हैं। डैम्स से क्या है, बाढ़ आने का खतरा रुक जाता है, सूखे के समय पानी की व्यवस्था हो जाती है, नहरों के द्वारा सिंचाई की जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है। देखो कितने ज़्यादा काम आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ संस्थागत ढांचे बनाने के कारण। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास, प्रौद्योगिकी हमारे पास हो, संस्थागत ढांचे हो, तो जैसे डैम यानी जल संसाधन का मैंने उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से हर एक प्रकार के संसाधन का उपभोग अपने उपयुक्त ढंग से, सही तरीके से और जितनी ज़रूरत है उतना कर सकते हैं, और उसका विकास पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किन दो चीज़ों की सहायता से, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और कौशल तथा संस्थागत ढांचों की सहायता से। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं जल संसाधन और बांध। ठीक है, संसाधन हमें पता है कि वहाँ नदियाँ बह रही हैं, कितनी मात्रा में है, किस प्रकार से बह रही है, गुणवत्ता तो पानी है तो अच्छी होगी ही। ठीक है, उसके बाद हमने संस्थागत ढांचे बना दिए, प्रौद्योगिकी है हमारे पास, तो हम उसका उपभोग कितने अच्छे से कर सकते हैं और कितने बड़े स्तर के लिए, कितने बड़े जनसंख्या के भाग के लिए कर सकते हैं, यह चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, आई थिंक। ठीक है, यह होने के बाद स्टेप सी जो रहेगा हमारा, यानी तीसरा जो भाग रहेगा, वह देखिए कि ये जो संसाधन है, इन संसाधन विकास की योजनाओं, यानी यह जो हमने कार्य किया है, यह कार्य किसके लिए किया है, संसाधन के विकास के लिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य करने से क्या होगा, संसाधन को हार्स नहीं होगा, संसाधन को नुकसान नहीं होगा, उसका सही उपभोग होगा। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेप रहता है उसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो योजनाएं संसाधन विकास के लिए बनाई जा रही हैं, ठीक है, संसाधन विकास योजनाएं तथा जो राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हैं, क्योंकि हम संसाधन का उपभोग कर क्यों रहे हैं, अपने राष्ट्र के विकास के लिए कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इस राष्ट्र विकास की जो योजनाएं हैं वह भी उसके अनुरूप कार्य करे, विकास की योजनाएं समांतर चलनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि राष्ट्र के विकास के लिए हमें संसाधनों के विकास को नुकसान पहुंचाएं, और यह भी ठीक नहीं रहेगा कि सिर्फ संसाधनों के विकास हेतु हमें राष्ट्र के विकास को छोड़ दें। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। दोनों में क्या करना है, योजनाएं समांतर तथा समन्वय आधारित होनी चाहिए, समन्वय आधारित हो। और इसके लिए भारत सरकार, यानी इस प्रकार के कार्यों के लिए भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से कार्य कर रही है। वर्षीय योजना, वर्षीय योजना से कार्यरत है, कार्यरत। ठीक है, हो जाएगा ब्रैकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो देखिए, इसको दोबारा से रिपीट करने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट कर देते हैं। अपने पढ़ रहे थे संसाधनों के नियोजन की बारे में। संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? ताकि सभी की पूर्ति समान रूप से हो सके, तभी क्या हो सकेगा, सतत पोषणीय विकास का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं अपने कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि भारत में संसाधनों की जो डाइवर्सिटी है, यानी हर जगह अलग अलग संख्या में, हर एक जगह अलग अलग मात्रा में, हर जगह अलग अलग प्रकार के संसाधन मिलते हैं, जिसके कारण हमें क्या है, भारत में भी संसाधनों के उपभोग हेतु उनका नियोजन अति आवश्यक है। इसीलिए हम क्या है, 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा भारत के विकास और संसाधनों के विकास को लगातार सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। क्या होगा, पहला कार्य क्या होगा, जितने भी भारत के सीमा के अंदर संसाधन हैं उन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के अंतर्गत उनका मानचित्र बनाकर उनकी गुणवत्ता और उनकी मात्रा का सही और सटीक अनुमान लगाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो, वास्तविकता में यह होना चाहिए ताकि हमें इकोनॉमिकल लॉस न हो और नेचर जो है उसको क्या है, डैमेज ना हो। यानी कहने का मतलब हमें आर्थिक नुकसान भी ना हो और जो हमारा पर्यावरण है, प्रकृति है, उसको भी क्या है, नुकसान न पहुँचे। नेक्स्ट हमारा जो कार्य रहेगा, जब हमने संसाधन का सर्वेक्षण कर लिया है, उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा का अनुमान लगा लिया है, तब हम क्या करेंगे, तब हम वहाँ पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बिल्डअप करेंगे। यानी वहाँ पर जो भी हमें टेक्निकल ज़रूरतें हैं उनका वहाँ पर निर्माण करना अति आवश्यक होगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कौशल तथा संस्थागत नियोजन का ढांचा। जो कौशल है, कौशल किसी काम को करने के लिए जो जितना अच्छा अपने तरीके से कर सकते हैं वह चीज़ हमें कौशल के द्वारा मिलेगी। ठीक है, टैलेंट होना चाहिए हमारे अंदर, हुनर होना चाहिए ऐसा, जिससे हम जो संसाधन है उसका सही और अति उपयुक्त रूप से उपभोग कर सकें। नेक्स्ट क्या रहेगा, संस्थागत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने अति आवश्यक हैं हमारे लिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया, जल संसाधन के लिए अपने डैम्स बनाते हैं, ठीक है, सोलर पैनल्स लगाते हैं सौर ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए। तो वह चीज़ें हमारे लिए क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी वह जो संसाधन है उसका उपभोग सही प्रकार से होगा, ना तो प्रकृति को क्षति होगी यानी नुकसान होगा, और साथ ही साथ क्या है, संसाधनों का भी कोई नुकसान नहीं होगा। और जब संसाधनों का विकास होगा तो मनुष्य का विकास अवश्य भावी है। ठीक है, मनुष्य का विकास भी स्वतः ही सुचारू रहेगा। और जब यह प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं तो वह हमें एक जो दिमाग में कंसर्न रखना है, ध्यान में रखना है दिमाग को, क्या कि संसाधनों की जो विकास योजनाएं हैं और राष्ट्र विकास की जो योजनाएं हैं वह समांतर चलनी चाहिए, समन्वय आधारित होनी चाहिए। किसी भी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि राष्ट्र विकास में अंधे होकर हम संसाधनों के विकास को भूल जाएं और उनको नुकसान पहुंचाएं, तो ज़्यादा समय तक राष्ट्र का विकास नहीं चल पाएगा। ठीक है, यानी सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है उसके आधार पर ही राष्ट्र विकास की योजनाएं बननी चाहिए, तभी अपने संसाधन के विकास की योजनाएं भी लगातार चला सकते हैं। तो यह हमारा पॉइंट था कि भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है। आगे जब अपने बात करते हैं कि क्या संसाधनों की सहायता से ही किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है, क्या संसाधनों की सहायता से ही किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह रहेगा। या फिर बहुत सारे अन्य फैक्टर्स होते हैं संसाधनों के विकास हेतु। देखिए, संसाधन जो है वो किसी क्षेत्र के या किसी क्षेत्र का जो विकास है, कोई क्षेत्र है और उसका जो विकास है वो वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर होता है। ठीक है, किसी जगह कैसा संसाधन मिलता है उस आधार पर उसका विकास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने दे सकते हैं कि जो दुबई है, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, दुबई का एग्जाम्पल नहीं रहेगा, अरेबियन कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है बहुत अच्छी मात्रा में, तो वहाँ पर अन्य किसी प्रकार के संसाधन के इतने अनुमान नहीं है, ना ही वहाँ इतना ज़्यादा
उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। वो पेट्रोलियम पदार्थ क्या है, वहाँ के मुख्य संसाधन हैं जो वहाँ पर उपलब्ध है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उन क्षेत्रों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अवश्य बात है, जाहिर सी बात है कि उनका विकास हो रहा है। किसके आधार पर? संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है कि अगर संसाधन की उपलब्धता होगी तभी उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। ऐसा टोटली पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां संसाधन नहीं होते लेकिन फिर भी वहां का विकास उन्नत रूप से होता रहता है। ठीक है, यानी कई अदर फैक्टर भी काम करते हैं और वो अदर फैक्टर का नाम है प्रौद्योगिकी। ठीक है, तकनीक और प्रौद्योगिकी जो है वह उस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ तो जैसे भारत में भी मिलता है लेकिन अपने उतना ज़्यादा एडवांस तरीके से उनको डिग नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, उनके मुकाबले हमारा जो इस प्रकार का विकास है वह रुका हुआ है। अब देखिए, जो मैंने बात बताई उसके लिए क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ। कोई भी क्षेत्र है उसका विकास जो है वो किन किन चीज़ों पर आधारित है। क्षेत्र का विकास दो चीज़ों पर आधारित रहेगा। प्रथम, संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता। द्वितीय रहेगा प्रौद्योगिकी। इन दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रौद्योगिकी है, संसाधन नहीं है तो भी विकास धीमे होगा। संसाधनों की उपलब्धता है लेकिन प्रौद्योगिकी नहीं है तो भी विकास की गति क्या रहेगी, बहुत ही धीमी रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं आपको कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, संसाधन होंगे तो विकास होगा ही होगा। संसाधन वाले क्षेत्रों में तो विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर डेवलप होता है, विकास होता है। देखिए ऐसा है, जैसे भारत जो है वो संसाधनों के मामले में काफ़ी रिच था। ठीक है, भारत संसाधनों के मामले में काफ़ी अमीर देश था किसी समय में, लेकिन उन संसाधनों का उपभोग किया किसने? उन संसाधनों का उपभोग उपनिवेश काल में अंग्रेजों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया? उन्होंने प्रौद्योगिकी के द्वारा उनका उपभोग किया। अब प्रौद्योगिकी, टेक्निकल नॉलेज उनके पास थी, टेक्नोलॉजी थी एडवांस, उसके आधार पर यहाँ के जो महत्वपूर्ण संसाधन थे उनका शोषण किया गया उपनिवेशिक काल के दौरान। और सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ हर एक जो उपनिवेशिक देश था किसी दूसरे देश का, उस हर एक देश का क्या है, शोषण किया गया, उसके संसाधनों का शोषण किया गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मैंने बताया जो कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी दोनों ही आवश्यक है। सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वहाँ का विकास संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। देखिए, संसाधन जो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारे देश, समाज, संस्कृति, हर एक चीज़ के लिए आवश्यक है, उनके विकास के लिए आवश्यक है, उन्नति के लिए आवश्यक है, तो उनका संरक्षण करना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, उनको बचाना उतना ही आवश्यक है। देखिए, जो भी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं हम उनको बचा के रखते हैं। ठीक है, जैसे पैसे है, इंसान बहुत संभाल के रखता है। ठीक है, या और भी ज़रूरत आने वाली काम की चीज़ें जो होती हैं वो संभाल के रखी जाती है। सोना जो है वो कितने ध्यान से रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा काम आता है उतनी ज़्यादा उसकी देखभाल होती है। उसी प्रकार से संसाधन भी हमारे जीवन का आधार है और उनका संरक्षण क्या है, हमारे लिए अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक। तो अगर संसाधनों का विकास के दौरान हम उनका उपभोग कैसे करें, विवेकहीन तरीके से करें, संसाधनों का उपभोग अगर विवेकहीन प्रकार से तरीके से होगा तो क्या होगा? उपभोग विवेकहीन तरीके से होगा तो क्या होगा?
तो हमारे सामने दो प्रकार की समस्याएं होंगी। एक तो सामाजिक आर्थिक समस्याएं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, दूसरी है पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय। पर्यावरणीय समस्याएं, दो प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं। अब संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, यह चीज़ हम सभी जानते हैं, और जो विद्वान लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, वह भी इस चीज़ से भली भांति वाकिफ़ हैं। तो बहुत से नेताओं ने क्या है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हमें संसाधनों को बचाना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग गांधी जी ने भी क्या है इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि हमें संसाधनों की रक्षा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जानी चाहिए। अब उनका एक कहा हुआ कथन है कि हमारा मनुष्य जीवन है, हमारे जो मनुष्य जाति है, उन सभी के लिए संसाधन क्या है, पृथ्वी के द्वारा प्रदत्त संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में है, उनकी कोई कमी नहीं है। किसके लिए? हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। संसाधन जो है इस पृथ्वी के द्वारा दिए गए संसाधन जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में या अच्छे तरीके से वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? हमारे लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है इन संसाधनों की उपलब्धता के द्वारा। ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लालच पूरा नहीं हो सकता है। गांधी जी के वाक्य के अनुसार पेट भरा जा सकता है, पेटी कभी नहीं भरी जा सकती है, ठीक है, वो खाली रही जाती है लास्ट में। तो इसीलिए संसाधनों का आर्ज जो है वो स्वार्थी लालची व्यक्तियों के द्वारा, आधुनिक जो लोग थे उन्होंने अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने जो यानी लालच वंश जो पैसा का जो लालच है उसको पूरा करने के लिए, अपने घरों के खजाने भरने के लिए क्या है इनका विदोहन बहुत ही दुरुपयोग तरीके से या बहुत ही बुरे तरीके से किया गया। इसीलिए क्या है आज हम इस संकट पे खड़े हैं। कौन से संकट? उसी संकट के ऊपर जो हमने 1992 में जो समिट हुई थी रियो डे जेनेरियो में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसी संकट के आधार पर अब जो गांधी जी की बात हुई थी उसके आधार पर क्या है, एक 1968 में क्लब ऑफ रोम में भी इसके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद 1974 में क्या है एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, इस रिपोर्ट पुस्तक 1974 में पुस्तक आई थी, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, स्माइल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। और 1987 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम था ब्रूटनलैंड आयोग रिपोर्ट, ब्रूटनलैंड आयोग रिपोर्ट। और ब्रूटन आयोग रिपोर्ट के अंदर भी सिर्फ जो वो कथन थे ना गांधी जी वाले, वो इस पुस्तक में भी थे, इस ब्रूटनलैंड आयोग के भी क्या है उसी प्रकार की विचारधारा थी। और इसी विचारधारा के आधार पर फिर 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट करवाई गई रियो डे जेनेरियो में, ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। अब यह इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इसके ऊपर बाद में यही जो रिपोर्ट थी ना ब्रूटनलैंड आयोग की, इसके ऊपर बाद में एक किताब लिखी गई थी, हमारा साझा भविष्य, यानी हमारा जो भविष्य है वो सभी के साथ है, किसी एक का लालच पूरा करने में सभी का भविष्य नष्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति के भविष्य के लिए या बनाए रखने, उसका भविष्य बनाए रखने के लिए हमें सभी का भविष्य बनाए रखना जरूरी है, यानी एक के लिए प्रत्येक और प्रत्येक के लिए एक आवश्यक है। तो यह हमारा पूरा होता है संसाधनों का संरक्षण तक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहता है वह है भू संसाधन। इसके बारे में अपने सिर्फ थोड़ा पढ़ लेते हैं। भू संसाधन
देखिए, भू संसाधन के अंतर्गत किसको बताया जाता है? जो भूमि है हमारी, ठीक है, हमारी जो भूमि है वह क्या इसके अंतर्गत आती है? भू संसाधन के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसी के ऊपर जो हमारी भूमि है, इसी के ऊपर हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों को अपने पूरा करते हैं। आर्थिक, जैसे हमने खेती कर रहे हैं, उद्योग स्थापित कर रखा है, सड़कें बना रखी हैं, पुल बना रखा है, घर बना रखे हैं, ठीक है। सामाजिक ज़रूरतें भी इसी के द्वारा पूरी होती हैं। आर्थिक पूरी हो रही हैं तो सामाजिक भी पूरी होंगी, ठीक है, सांस्कृतिक भी होंगी। तो भूमि जो है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हम सब के लिए और हम सभी मानव जाति के लिए या प्राणी जगत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भूमि के द्वारा ही हम बाकी संसाधनों को भी प्राप्त करते हैं। भूमि के द्वारा ही हम जीवित हैं। इसी स्थल भाग के ऊपर हमारा जो जीवन प्रक्रिया है वो शुरू होती है और इसी पे समाप्त भी होती है, ठीक है। तो इस प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो अपने यह कह सकते हैं कि सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता, फैलाया नहीं जा सकता, खींच के बढ़ाया नहीं जा सकता रबड़ की तरह। तो यह जो संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे ज़रूरी जो संसाधन है उनमें से एक यह संसाधन हमारे लिए है। तो भूमि जो है, यानी भूमि संसाधन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। बाकी इसके बारे में जो है, इसके उपयोग क्या क्या हैं, कितनी मात्रा में उपयोग इसका बढ़ गया है, किन क्षेत्रों में उपयोग बढ़ गया है, कौन से क्षेत्रों में के उपयोग में कमी आई है, और इसका उपयोग कैसा किया जाना चाहिए, इसको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या उन नुकसानों को बचा कैसे जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए और सुरक्षित रहिए।